नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फैक्टोनॉमी। जनवरी माह के करंट अफेयर्स के बाद अब हम फरवरी माह के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे और इसमें हम फरवरी माह के प्रथम सप्ताह की चर्चा करेंगे। और वीडियो में आने में काफ़ी लेट हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो आगे वीडियो चारों आएंगे जो फरवरी माह के सप्ताह के हैं, चारों सप्ताह के आएंगे वीडियो, लेकिन थोड़े लेट हो सकते हैं। तो इसमें हम इन इशू को कवर करेंगे, जैसे 23वीं जो राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हुई है तमिलनाडु में, इसकी चर्चा करेंगे। उसी प्रकार से ये जो भी तटरक्षक दिवस मनाया गया है, उसका 10वां साइंस फिक्शन महोत्सव मनाया गया है। और बेलारूस के नए राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो 7वीं बार लगातार बने हैं। इसी प्रकार से जैसे जितने भी मुद्दे हैं, जैसे विश्व आर्द्र भूमि दिवस हो गया, और भारतीय पुस्तक मेला योजना हो गया, और अंडर-19 वर्ल्ड कप अभी महिला टीम ने जीता है वह हो गया। इसी प्रकार से जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो दिया गया सचिन तेंदुलकर को हुआ। और इस वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे विश्व कैंसर दिवस, उसके बाद फिर वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ किया गया है और अमेरिका यूनियन HRC से अलग हुआ है। तो ऐसे मुद्दों को हम कवर करेंगे। तो ये सभी मुद्दे हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, और उसके बाद फिर आगे के वीडियो पर हम फरवरी के द्वितीय सप्ताह की चर्चा करेंगे और धीरे धीरे करके फरवरी के चारों सप्ताह को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला मुद्दा जो है वह 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है, जो कहाँ हुआ है तो तमिलनाडु में हुआ है, और कहाँ, चेन्नई में हुआ है। और आप देखेंगे तो यह जो आयोजन हुआ है कहाँ पर किया गया है तो तमिलनाडु में किया गया है। और ये जो आधिकारिक लोगो था शुभंकर था, आप देखेंगे तो ये मस्कट था क्या, तो एक हाथी है, देखेंगे इसमें व्हील लगाया गया है और ये पूरा की पूरा इसका पैर है। और आप देखेंगे ये हो गया व्हील, एक पैर में व्हील लगा है, और एक पैर में आप देखेंगे तो जो हमारे विकलांग होते हैं उनके लिए जो जो जूते यूज होते हैं, इसे सपोर्टिव सिस्टम से की सहायता से लगाया गया है। तो नेशनल जो पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है कहाँ हुआ है, यह इवेंट हुआ है आपका तमिलनाडु में। इसका लोगो क्या है तो लोगो में देखेंगे तो पैरा एथलेटिक्स की गतिशीलता और समावेशी भावना को प्रतिबिंबित करता है इसका लोगो, जो सशक्तिकरण और समानता का संदेश देता है। शुभंकर देखेंगे तो संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है यह, और जो पैरा एथलेटिक को संघर्ष और उत्कृष्टता की भावना को दर्शाता है। और इस पे जो प्रश्न बनेगा वह यह बन सकता है कि जो 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है 2025 का, वह कहाँ आयोजित किया गया है तो तमिलनाडु में आयोजित किया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको हैं, जो 7वीं बार जो बेलारूस है उसके राष्ट्रपति बने हैं। अब बेलारूस की हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या है तो मिन्स्क है, जो मिन्स्क है। और इसका मुद्रा आप देखेंगे तो बेलारूसी रूबल होता है। और लुकाशेंको लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं, तो कहाँ के हैं तो बेलारूस के हैं, यह प्रश्न में पूछा गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, और जो हमारा USSR हुआ करता था उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो USSR जो है पहले जो रसिया था, अब देखेंगे यह तो पहले 15 कंट्री में था USSR, जो बाद में क्या हुआ, मतलब 15 कंट्री को मिला के USSR बना था, जो बाद में टूट गया था। तो आप देखेंगे तो इधर जो भारत के ऊपर हैं तो कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान हो गए, ये 5 देश इधर हो गए थे। और जॉर्जिया और आर्मेनिया और अजरबैजान जो थे ये इस वाले पे हो गए। और उसके बाद यूक्रेन हो गया और मोल्डोवा हो गया, और यहाँ पे बेलारूस हो गया। बेलारूस में भी जो लुकाशेंको उन्हें राष्ट्रपति चुना गया है। उसके बाद फिर जो बाल्टिक देश हैं 3, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और रसिया, ये सभी मिला के 15 देशों में USSR टूटा था सन 1991 में। और उसके बाद हम देख लेते हैं अगला जो हमारा इशू है वह है 10वां साइंस फिक्शन जो फिल्म महोत्सव है वह तो कहाँ पे हुआ है तो गोवा में वह आयोजित किया गया है। और 29 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में इसका आयोजन हुआ है। और इसमें क्या उद्देश्य रहा है इसका तो छात्रों में जिज्ञासा, वैज्ञानिक सोच और उत्साह को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहा है। और जो इस वर्ष का जो 10वां साइंस फिक्शन महोत्सव रहा है उसमें जो अगर देखेंगे तो इसका विषय क्या था तो हरित क्रांति रखा गया था। और यह क्या है, जो हरित क्रांति के जो जनक हैं भारत में, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक हैं जो डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप दिया गया है। और इस उद्घाटन में आप देखेंगे तो उनकी जो बेटी थी सौम्या स्वामीनाथन वह उपस्थित थी। तो 10वां साइंस फिक्शन फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है तो यह पणजी, गोवा की राजधानी पणजी में स्थित है, वहाँ पे हुआ है। और एक इसके नदी किनारे है तो मांडवी नदी किनारे स्थित है। उसके बाद हम अगला इशू देख लेते हैं, उसमें भारतीय तटरक्षक दिवस जो इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस होता है वह तो 1 फरवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक दल जो दिवस है वह 49वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी तो 1 फरवरी 1977 को हुई थी। इसका आदर्श वाक्य क्या है तो वयम रक्षामः है।
और मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में स्थित है। तो भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। और हम देखते हैं जो भारतीय तटरक्षक बल है उसके 5 क्षेत्रीय कमांड हैं, तो कौन कौन से हैं जो देखेंगे, उत्तर पश्चिम कमांड देखेंगे तो गांधीनगर में है, पश्चिम कमांड देखेंगे तो मुंबई में है, पूर्वी कमांड देखेंगे तो चेन्नई में है, उत्तर पूर्वी कमांड कोलकाता में है, और अंडमान निकोबार कमांड कहाँ पे है, तो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। आप मैप में देखेंगे तो यह है हमारा नॉर्थ वेस्ट कमांड जो गांधीनगर में इसका हेडक्वार्टर है, वेस्ट कमांड देखेंगे तो मुंबई है, और उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट कमांड देखेंगे तो कोलकाता है इसका हेडक्वार्टर, और ईस्ट वाला कमांड देखेंगे तो यह चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है, और जो अंडमान निकोबार है उसका कौन सा हेडक्वार्टर है, तो पोर्ट ब्लेयर उसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद हम देख लेते हैं एक्जियोम मिशन 4, और इसके लिए जो हमारे एक भारत के कैप्टन शुभांशु हैं उनको जो है ग्रुप कैप्टन के रूप में चुना गया है। और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो होता है ISS, इस पर जो आप देखेंगे तो एक्जियम मिशन के तहत पायलट के रूप में लखनऊ के शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। और एक्जियम मिशन देखेंगे तो किसका है, तो यह नासा और स्पेस एक्स का जो है संयुक्त रूप से मिशन है, जो एक्जियम स्पेस द्वारा जो स्पेस है उसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। और नासा जो एक्जियम स्पेस है तो इसके सहयोग के तहत जो है जो इंटरनेशनल जो अंतरिक्ष स्टेशन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, उसमें जो यात्रा करने वाले प्रथम इसरो के अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे, तो कैप्टन जो हमारे हैं शुभांशु शुक्ला जी होंगे। और यह मिशन क्या होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेगा। और इसमें देखेंगे तो 4 लोग टोटल जा रहे हैं, जिसमें एक पेगी विस्टन है जो अमेरिका के हैं, शुभांशु शुक्ला जो हमारे भारत के हैं, और उसके बाद फिर स्लोवेस हैं पोलैंड के, और टिबोर कप्पू हैं हंगरी के। तो 4 देश के लोग जा रहे हैं। और ये मिशन 4 में पायलट के रूप में किसे चुना गया है, तो शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले जो क्वेश्चन है उस पर। तो अगला टॉपिक है हमारा सुनीता विलियम जो है वो सबसे लंबी समय तक स्पेस वॉक का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। देखिए जो आप देखेंगे तो सुनीता विलियम जी जो थे अभी स्पेस वॉक में सबसे ज़्यादा जो 62 घंटे 6 मिनट है उन्होंने अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किया है। इससे पहले आप देखेंगे तो पैगी विल्सन जो थी वह 60 घंटे 21 मिनट का इनके पास स्पेस वॉक का रिकॉर्ड था, जो सुनीता विलियम जी ने तोड़ दिया है। और यह देखेंगे तो सुनीता विलियम जी अब कहा गया सबसे लंबे स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने कितने समय में स्पेस वॉक किया है, तो 62 घंटे 6 मिनट, ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन, इसी के लिए सुनीता विलियम और एक लोग और गए थे जो बिलमोर बोइंग है वह गए थे, और सुनीता जो बुश बिलमोर बोइंग है वह गए थे। तो इसी मिशन के लिए गए थे, और इन्हें 5 जून 2024 को अंतरिक्ष स्टेशन में उड़ान भरी थी, और इन्हें 8 दिन रुकने के बाद वापस आना था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण ये नहीं आए थे। तो इसी मिशन के तहत गए थे, और इसी मिशन में सुनीता विलियम ने यह रिकॉर्ड बनाया 62 घंटे और 6 मिनट का। उसके बाद हम देखते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस, तो 2 फरवरी को यह मनाया जाता है। और इसका पीछे का कारण जो है वह क्या है, तो आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित जो रामसर कन्वेंशन है वह 2 फरवरी 1971 को लागू हुआ था, और पहली बार जो यह दिवस था 1997 में मनाया गया था। और जो 2025 का वेटलैंड डे है उसका थीम क्या रहा है, तो हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड की सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, यह क्या रहा है, इसकी थीम रहा है। और अगर वैश्विक देखेंगे तो आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था जो 2 फरवरी 1971 को हुआ था, और यह कैस्पियन सागर के तट पर जो रामसर स्थान है ईरान में स्थित है वहाँ पे इस सम्मेलन को अपनाया गया था। और भारत ने 1 फरवरी 1982 को यह लागू हुआ था। अब भारत में देखेंगे तो कुल मिला के 89 रामसर स्थल हो गए हैं, और सबसे अधिक इसमें है तो तमिलनाडु में 20 है। और रामसर स्थल कहते किसे हैं, तो जल से समृद्ध जो भी भूभाग होगा उसे आर्द्र भूमि की संज्ञा प्रदान की जाती है। और रामसर जो अभिसमय है कन्वेंशन है उसके अनुसार क्या होगा, तो कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां वर्ष में लगभग 8 माह तक जल भराव की स्थिति होती है वह आर्द्र भूमि वेटलैंड कहलाता है। और भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। उसका नए जो वेटलैंड साइट जोड़े गए हैं हमारे, तो 4 नए वेटलैंड साइट जोड़े गए हैं, जिससे पहले 85 हुआ करती थी संख्या, तो अब 89 हो गई है। और राज्यों में तमिलनाडु में सर्वाधिक 20, और उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो 10 क्या है रामसर साइट है। और जो 2 नए जोड़े गए हैं यह है सक्कराकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में जो जोड़े गए हैं। उसका सिक्किम और झारखंड में पहले जो रामसर स्थल हैं वह जोड़े गए हैं। तो सिक्किम का है खेचो ओपलरी वेटलैंड, और
उधवा झील पक्षी अभयारण्य झारखंड का है, जिसे नए वेटलैंड के रूप में मान्यता मिला है। तो 2 तमिलनाडु के हो गए और 1 सिक्किम में और 1 झारखंड में हो गया। और भारत में आप देखेंगे तो एशिया का सबसे सर्वाधिक रामसर स्थल स्थित है। और वर्ल्ड में देखेंगे आप तो यूनाइटेड किंगडम जो है, यूके में 176 रामसर स्थल है और मैक्सिको में 144 है। भारत तीसरे नंबर पे आता है, जिसमें कितने हैं तो 89 रामसर स्थल हैं। और मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या होता है कि देखिए, जो भी रामसर स्थल खतरे में होते हैं, जिन पे पारिस्थितिकी में परिवर्तन हो रहा हो, या तकनीकी विकास हो रहा हो, या प्रदूषण या अन्य मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो है उसमें परिवर्तन हो रहा हो, उन्हें मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा जाता है। तो भारत में आप देखेंगे तो लोकटक झील है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इन्हें मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। और उड़ीसा के चिल्का झील को 1993 में जो देखेंगे तो मॉन्टेक्स जो रिकॉर्ड था उसमें दर्ज किया गया था, लेकिन यह 2002 में इसे क्या किया गया था तो हटा दिया गया था। तो 2 साइट हैं, लोकटक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। एक तो क्या है तो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत भारत के जो रामसर साइट है यह स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग, जो इसकी स्थापना दिवस मनाई गई है 31 जनवरी 1992 को मनाई गई, जो है इसका स्थापना हुआ था। तो 31 जनवरी को इसका 33वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और इसका जो थीम रहा है यह रहा है नारी तू नारायणी। और यह किससे प्रेरित है तो अहिल्या देवी होलकर की वीरता और नेतृत्व यह प्रेरित है। और मुख्य अतिथि इसमें रहे हैं उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ थे। और वर्तमान अध्यक्ष क्या है राष्ट्रीय महिला आयोग के तो विजया जो राहटकर हैं। और 4 महिला पैरा एथलीटों को जो है इसमें सम्मान भी दिया गया है। तो ये हमारा राष्ट्रीय महिला जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, यह 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी और 33वां मनाया गया है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसका स्थापना कब हुआ था तो 31 जनवरी 1992 में हुआ था। उसके बाद अगला इसको हम देख लेते हैं तो IPS जो राजेश निर्वाण है, उनको ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी तो वर्ष जनवरी 1978 में हुई थी और पांडे समिति की सिफारिश पे हुई थी। और हाल ही में आप देखेंगे तो किस IPS को जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है तो राजेश निर्वाण जी को क्या किया गया है तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उसके बाद भी सॉर्डर्स जो सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम या पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, और किसका जगह लेगा तो जो रूसी इगला प्रणाली थी उसका जगह लेगा। और जो भारतीय सेना द्वारा पुराने रूसी इगला प्रणाली का स्थान ले सकती है। और जो तकनीकी रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ था इगला प्रणाली तो उसमें सुधार होगा। और इसे उड़ीसा में चांदीपुर में जो है DRDO ने जो है V-SWORDS जो मिसाइल सिस्टम है उसका परीक्षण किया है। और यह देखेंगे तो यह सिस्टम क्या करेगा तो खासतौर पे जो कम ऊंचाई के उड़ने वाले टारगेट होंगे उनको सटीकता से नष्ट करने में सक्षम होगा। और यह भारतीय सेना और नौसेना और वायुसेना की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। तो V-SWORDS जो मिसाइल प्रणाली है किसके द्वारा विकसित किया गया है तो DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं भारतीय भाषा पुस्तक योजना। यह देखेंगे तो भारतीय भाषाओं में स्कूली जो और उच्च शिक्षा है कि छात्रों के लिए डिजिटल पुस्तक उपलब्ध कराई जाएगी इसके तहत। और इसका उद्देश्य क्या है तो छात्रों को उनके विषयों को उनकी भाषाओं में समझने में मदद करने के लिए उन्हीं भाषाओं में पुस्तकें प्रोवाइड की जाएंगी। और यह योजना जो होगी नई शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसके अनुरूप है और शिक्षा को अधिक सुलभ बनाएगी। और 1 फरवरी 2025 को बजट 2025-26 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है उनके द्वारा भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा की गई थी। तो इस पर प्रश्न बनेगा कि भारतीय जो भाषा पुस्तक योजना है इसकी घोषणा किसने की थी तो केंद्रीय जो वित्त मंत्री है हमारी निर्मला सीतारमण, उन्होंने इसकी घोषणा किया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम तो ऑन्कोसेरसियोसिस जो है या आँख संबंधी एक रोग है जिसे हम क्या कहते हैं तो रिवर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जब तो जो ऑन्कोसेरसियोसिस जो वोल्वुलस नामक कृमि होता है यह काली मक्खी के काटने से होता है। और कहाँ रहता है तो तेज़ी से बहने वाली नदियाँ हो गई, झरने हो गए, इनके आसपास यह मक्खी पाई जाती है और इन्हीं काटने से होता है। इसीलिए आप देखेंगे तो रिवर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं क्योंकि रिवर या तो जो झरने हैं उनके पास पाया जाता है। तो नाइजर जो है इस समय जो ऑन्कोसेरसियोसिस है उसको ख़त्म करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। इससे पहले आप देखेंगे तो कोलंबिया, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और मैक्सिको इस बीमारी को ख़त्म कर चुके हैं। और यह जो ट्रैकोमा होता है उसके बाद दुनिया भर में अंधेपन के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वह यह है। तो यहाँ हो गया नाइजर, हमारा नाइजर देख सकते हैं। तो यहाँ इसको क्या किया गया है तो मुक्त घोषित किया गया है। तो आप देखेंगे कि ख़त्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है तो नाइजर जो है वह क्या है
तो प्रथम अफ्रीकी देश है जो क्या किया है, तो ख़त्म किया है इसको, किसको, तो ऑन्कोसेरियोसिस को। तो उसके बाद हम देख लेते हैं भारत ने जो अंडर 19 T20 विश्व कप है उसे लगातार दूसरी बार जीता है, और इससे पहले 2023 में इसे टूर्नामेंट को भारत ने जीता था। और भारतीय टीम ने फाइनल में जो है साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया है, और अंडर 19 T20 विश्व कप जो है यह दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने जीता है। और जो गुगंडी त्रिशा है उन्हें जो है प्लेयर ऑफ द फाइनल रही है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रही है। उसके बाद हम देख लेते हैं सचिन तेंदुलकर जो हैं उन्हें बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। देखिए जो कर्नल CK नायडू हैं तो इनके नाम पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, और इनके नाम पे क्यों पड़ा, तो यह भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे कर्नल CK नायडू। और हाल ही में बीसीसीआई जो है इन्होंने क्या किया है, तो नमन अवार्ड प्रदान किए हैं, जिसमें बुमराह को भी अवार्ड मिला था, लेकिन मुख्य रूप से आप देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। इसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, तो भारत के पहले टेस्ट जो शतकवीर थे लाला अमरनाथ, उनको 1994 में दिया गया था, और रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को 2023 में दिया गया था, और 2024 का किन्हें मिला है, तो सचिन तेंदुलकर जी को मिला है जो 31वें प्राप्तकर्ता है। तो हाल ही में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है, तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और चंद्रिका टंडन को ग्रैमी पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार आप देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका के जो बांसुरी वादक वाउटर कैलरमैन है, और जापानी जो सेलो वादक हैं इरू मात्सुमोतो, इनके द्वारा ये 3 लोगों को मिला है, तो इनके द्वारा ये साझा की है। और इनको किसके लिए मिला है, तो भारतीय अमेरिकी गायिका जो चंद्रिका टंडन है उनको त्रिवेणी एल्बम के लिए जो है बेस्ट जो न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम की श्रेणी में यह ग्रैमी अवार्ड मिला है। और ग्रैमी पुरस्कार देखेंगे तो संगीत के जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, और जिसे रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। तो भारत अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीता है, तो त्रिवेणी एल्बम के लिए जीता है। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं ज्ञान भारतम मिशन। तो ज्ञान भारतम मिशन जो है 2025-26 के जो बजट है उसमें भारत के प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन को शुरुआत की गई है। और यह करेगा क्या कि शैक्षिक संस्थान जो होंगे, संग्रहालय जो होंगे, पुस्तकालय या निजी जो संग्रहणकर्ताओं होंगे, उनके पास जो भी मौजूद पांडुलिपि है, मैन्युस्क्रिप्ट है, उस विरासत को संरक्षित करेंगे, और दस्तावेजीकरण और संरक्षण करना इनका काम होगा। और इसके तहत 1 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपियों को कवर किया जाएगा। और इसमें जो मिशन राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन है, तो जो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट है, उसमें उसके साथ इसे समायोजित किया जाएगा। और इसे कब शुरुआत किया गया था, 2003 में 10वें पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे शुरू किया गया था, जो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट है। और इस मिशन के तहत देखेंगे तो भारतीय ज्ञान प्रणालियों की राष्ट्रीय डिजिटल भंडार की स्थापना की जाएगी। तो ये हमारे मैन्युस्क्रिप्ट हो गए, इनको जो है व्यवस्थित किया जाएगा। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, रत्नागिरी उत्खनन देखेंगे, जिसमें काफ़ी बौद्ध अवशेष मिले हैं। तो आप देखेंगे तो हाल ही में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इंडियन आर्कोलॉजिकल जो इंडिया है, सर्वे ऑफ इंडिया, यह इसके द्वारा उड़ीसा के रत्नागिरी में 5वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान स्थापित बौद्ध जो परिसर थे उनमें उत्खनन किया गया है। और अवशेषों में रत्नागिरी में जो है प्रमुख रूप से बौद्ध स्थल के रूप में एक ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया गया है। और इसमें देखेंगे तो एक विशाल बुद्ध की प्रतिमा का सिर मिला है, एक विशाल ताड़ का पेड़ मिला है, और एक प्राचीन दीवार पर उत्कीर्ण बौद्ध अवशेष मिले हैं। और ये अवशेष 8वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्व के माने जा रहे हैं। और रत्नागिरी भुवनेश्वर से लगभग क्या देखेंगे तो 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में जाजपुर जिलों में महत्वपूर्ण जो डायमंड ट्रायंगल है उसमें स्थित है। तो ये तीनों जो बौद्ध विरासत स्थल है दक्षिण पूर्वी उड़ीसा के जाजपुर, कटक जिला और के काफ़ी करीब है। और डायमंड ट्रायंगल कहाँ है, तो जो रत्नागिरी है, उदयगिरी है और ललितागिरी है, इनको जो है डायमंड ट्रायंगल के रूप से जाना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है, तो 4 फरवरी को मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या रहा है, तो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं उनके रूप में कैंसर के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। और विश्व कैंसर दिवस जो कब शुरू किया गया था, तो 4 फरवरी 2000 को शुरू किया गया था। और इसकी स्थापना यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल ने की थी। और विश्व कैंसर दिवस की जो थीम रही है 2025 की, यूनाइटेड बाय यूनिक रही है। और कैंसर से आप देखेंगे तो दुनिया भर में जो अगर 6 मृत्यु हो रही है तो उनमें से 1 मृत्यु किसके कारण होती है, तो कैंसर के कारण होती है। और कैंसर की जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसमें जो हार्मोन थेरेपी है हो गई, सर्जरी हो गई, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो गया, और कीमियोथेरेपी हो गई, और टारगेटेड थेरेपी हो गई, और रेडिएशन थेरेपी हो गई, और इम्यूनोथेरेपी हो गई। एक
कैंसर के ट्रीटमेंट के ऑप्शन हैं। उसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है भारत में, तो 7 नवंबर को मनाया जाता है और यह 2014 से पहली बार मनाया गया था। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है, तो 4 फरवरी को मनाया गया है। वर्ल्ड जो कैंसर डे 2025 मनाया गया है। और यूनाइटेड बाय यूनिक इन द फाइट अगेंस्ट कैंसर, यह क्या है, इसका थीम रहा है वर्ल्ड कैंसर डे का। और उसके बाद हम देख लेते हैं बंगाल टाइगर्स ने जो है हॉकी इंडिया लीग को 2024 जो 2025 हुआ है उसे जीत लिया है। और इन्होंने फाइनल में जो देखेंगे तो हैदराबाद तूफान को 4-3 से हराया है। और फाइनल कहाँ पे हुआ है, तो बिरसा मुंडा जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला था वहाँ पे हुआ है यह फाइनल। और किस टीम को देखेंगे तो आप कौन सा टीम जीता है, तो जो रांची रहर बंगाल टाइगर से उसने 2024-25 का खिताब जीता है। और किसको हराया है, तो हैदराबाद तूफान को हराया है। उसके बाद हम देख लेते हैं ई श्रम पोर्टल। तो ई श्रम पोर्टल देखेंगे आप तो 26 अगस्त 2021 को यह जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। और 2024 में आप देखेंगे तो यह श्रम पे लगभग देखेंगे तो 1.23 करोड़ से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है। और औसतन देखेंगे तो 33,700 श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया है प्रतिदिन। और हाल ही में देखेंगे तो केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 30.58 करोड़ जो श्रमिक हैं उनके पंजीकृत करने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। और हाल ही में कितने ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के कितने श्रमिक पंजीकृत हुए हैं, तो 30.58 करोड़। तो ई श्रम पोर्टल किसके अंतर्गत काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंतर्गत काम करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं माउंट तारानाकी, जिसे कानूनी रूप से व्यक्ति की दर्जा दिया गया है, कहाँ स्थित है, तो न्यूजीलैंड में स्थित है। और न्यूजीलैंड के जो नॉर्थ आइलैंड है वहाँ पे माउंट तारानाकी स्थित है। और इसे क्या किया गया है, तो एक व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। तो कहाँ स्थित है, तो न्यूजीलैंड में स्थित है। और यह देखेंगे तो निष्क्रिय ज्वालामुखी है और माओरो जो संस्कृति है के स्थान के रूप में एक पवित्र और पैतृक संरक्षक माना जाता है। इससे पहले भी आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड अन्य प्राकृतिक संस्थानों और जो कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है उसमें ते उरेवेरा वन हो गया और वांगानुई नदी हो गया। और अब देखेंगे तो माउंट तारानाकी को दिया गया है। और यह निर्णय लिया क्यों जाता है, तो आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो भी है इनको प्रकृति के संरक्षण के लिए नया दृष्टिकोण दिखाया जाता है ताकि प्रकृति संरक्षित हो सके। उसके बाद हम देखते हैं वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ किया गया है। ये देखेंगे तो यह अभियान जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो 2.0 है इसके अंतर्गत वाटरशेड विकास गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए और जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया गया है। और इसे किसने चालू किया है, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाटरशेड यात्रा का शुभारंभ किया है। और आप देखेंगे तो लगभग 805 परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें 60 से 90 दिनों तक एक बैन चलाया जाएगा और गांव-गांव घूमेगा। यह लगभग 26 राज्यों में 2 केंद्रशासित प्रदेशों में और 6,673 ग्राम पंचायतों और 13,587 गाँवों को कवर करेगा। यह गांव-गांव घूमेगा और वाटरशेड पंचायत के तहत विशेषज्ञ द्वारा टिकाऊ मृदा एवं जल प्रबंधन प्रथाओं की चर्चा की जाएगी इसमें। और 8,000 से अधिक लोगों को इसमें सम्मानित भी किया जाएगा जिन्होंने परियोजना के कार्यान्वयन में जो है देखेंगे तो योगदान दिया है। जो अभियान है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें जिन्होंने कार्यान्वयन में इसके जो है योगदान दिया है उनको लगभग 8,000 से अधिक लोगों को क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो वाटरशेड यात्रा के अंतर्गत शुरू की गई किसके तहत, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत शुरू की गई है। उसके बाद हम देख लेते हैं UNHRC से अलग हुआ है अमेरिका, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अमेरिका हाल ही में जो है देखेंगे तो जो इजराइल को गलत तरीके से जो UNHRC है, ह्यूमन राइट कमीशन है, उन्होंने जो बदनाम किया है उसके कारण जो है अमेरिका ने इसे छोड़ दिया है। और आप देखेंगे तो किसने छोड़ा है, तो अमेरिका ने छोड़ा है। उसके बाद देखेंगे एक और जो अश्वत्थामा है उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो डोंगरी पुस्तक रही है। और ये मृत्यु के उपरांत उनको दिया गया है एक होर अश्वत्थामा, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है डोगरी भाषा में। और यह पुरस्कार कास्केट के जो कास्केट में दिया जाएगा और जिसमें एक उत्कृष्ट ताम्र पट्टिका होगी और 1 लाख रुपए का भुगतान होगा। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1954 में की गई थी। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है भारत में दी जाने वाले साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है और सालाना दिया जाता है। साल 2024 में देखेंगे तो अकादमी में हिंदी भाषा के लिए कवयित्री गगन गिल को दिया गया था। और उन्होंने
एक रचना की थी, मैं जब आज तक आई बाहर, उसके लिए इनको मिला था। यह पुरस्कार आप देखेंगे तो भारतीय भाषाओं में साहित्यिक कार्यों के अनुवादों के लिए दिया जाता है। और यह पुरस्कार भारतीय जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसके बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान भी है। और एक और अश्वत्थामा जो है पुस्तक किस भाषा में लिखी गई, तो डोगरी भाषा में लिखी गई। किनको दिया गया है, तो श्री चमन अरोड़ा जी को दिया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो चिप डिज़ाइन है उसके लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र जो खोला गया है उसके लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S कृष्णन ने नोएडा में चिप डिज़ाइन में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT के उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। और यह केंद्र क्या करेगा, तो उद्योग संवर्धन, आंतरिक व्यापार विभाग से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप जो होंगे उन्हें सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से स्थापित करेगा। तो NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है, तो हमारे जो श्री S कृष्णन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S कृष्णन द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने वोर्ट डी वेबर हैं। इनको बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको घोषित किया गया है। तो उसके बाद ये जो बोर्ड डी वेबर है ये बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बेल्जियम देखेंगे तो उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित है और सीमा किससे लगाता है, तो फ्रांस से हो गया। उसके बाद लग्जमबर्ग इधर होता है, लग्जमबर्ग के बाद फिर इधर जो है जर्मनी और नीदरलैंड, जो लग्जमबर्ग हो गया, जर्मनी हो गया और नीदरलैंड के साथ जो है यह सीमा लगाता है। और इसकी राजधानी देखेंगे तो ब्रुसेल्स है, यह ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है और यूरो इसकी मुद्रा है। अभी हाल ही में एक्वेरियन जो सैन्य अभ्यास है वह हुआ है, किसके बीच में हुआ है, तो मालदीव और भारत के बीच में हुआ है। और एक्वेरियन का अर्थ क्या होता है, तो द्विवेही जो भाषा है उसमें जो एक्वेरियन है इसका अर्थ होता है मित्र। तो एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण कहाँ पे हुआ है, तो मालदीव में हुआ है। और 2 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक 2025 में जो है मालदीव के जो माफिला फूसी है इसमें स्थित MNDF के प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। एक्वेरियन का जो 12वां संस्करण हुआ था 11 से 24 जून में उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ था। और भारत और मालदीव के बीच जो अन्य सैन्य अभ्यास होते हैं उसमें एक्वेरियन, कथा, शील्ड और दोस्ती होती हैं। और मालदीव देखेंगे तो हिंद महासागर में स्थित है, इसकी राजधानी माले है और मुद्रा जो है मालदीवी रुपया है। इसकी भाषा क्या है, तो द्विवेही भाषा है। और एक्वेरियन सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो मालदीव में किया गया है या मालदीव की स्थिति हो गई। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और मखानानॉमिक्स देखेंगे। तो हाल ही में जो है बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की बात की गई है। इसमें आप देखेंगे जो 25-26 का बजट रहा है उसमें जो निर्मला सीतारमण रही है उन्होंने बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है। और मखानानॉमिक्स से तात्पर्य क्या रहा है, तो मखाना से संबंधित जो भी अर्थव्यवस्था है, जैसे मान लेंगे मखाना उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन या विपणन से जुड़ी आर्थिक गतिविधियाँ इसमें शामिल की जाती है। और भारत में देखेंगे तो लगभग देखेंगे तो 35,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल है मखाना का। और इसमें बिहार में 15,000 हेक्टेयर है। और मखाना में आप देखेंगे तो जो ग्लूटेन होता है मुक्त होता है। और वो मखाना का सेवन रक्त शर्करा जो ब्लड शुगर होता है इसके स्तर को नियंत्रित करता है और यह मददगार भी होता है इसके स्तर को नियंत्रित करने में। और जिससे डायबिटीज़ के मरीजों के लिए यह आदर्श विकल्प है। और भारत में मखाना का उत्पादन लगभग 90% हिस्सेदारी देखेंगे तो बिहार की है। और प्रतिवर्ष जो है बिहार में 50 से 60,000 टन मखाना बीज पैदावार किया जाता है। वर्ष 2022 में देखेंगे तो मिथिला मखाना को भौगोलिक GI टैग भी मिला था। और राज्य में सर्वाधिक मखाना उत्पादन कहाँ होता है, तो सहरसा जिले में बिहार में होता है। उसके बाद त्योहारों ऊपर देवताओं को अर्पित करने में इसका बहुत ज़्यादा काम होता है। उपवास के दिनों में इसका सेवन किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रोटीन से भरपूर होता है। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस का अच्छा स्रोत होता है। और 100 ग्राम जो मखाना होता है इसमें लगभग 347 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और इसमें 9.7 ग्राम जो होता है प्रोटीन, 14.5 ग्राम फाइबर और 76.9 ग्राम जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। तो बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है। उसके बाद गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है वह गुडेरी गांव में जो है कच्छ जो जिला है इसमें गुडेरी गांव में प्राकृतिक जो अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल है उसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। अब गुडेरी जो अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल है भारत में अपनी तरह का पहला एवं अंतिम अवशेष बचा हुआ है। और गुडेरी जो मैंग्रोव अरब सागर में देखेंगे तो 45 किलोमीटर जो और कोरी क्रिक जो है कि 4 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और यह घोषणा जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत की गई है।
और यह लखतर तहसील में मुनेरी गांव में लगभग 32.78 हेक्टेयर में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं गुजरात के किस गांव को प्राकृतिक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो हम जो कच्छ है, कच्छ जिले के गुनेरी गांव को, तो यह गुजरात का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। गुनेरी गांव यहाँ पे स्थित है, आप देख लेंगे। तो यह सौराष्ट्र वाला रीजन हो गया, कच्छ वाला रीजन हो गया, तो कच्छ वाले रीजन में स्थित है। उसके बाद हम देख लेते हैं पूर्वोत्तर का एकमात्र ग्रीन स्कूल। तो हाल ही में आप देखेंगे तो पूरे भारत में लगभग 150 स्कूलों को क्या किया गया है, 2024-25 के लिए ग्रीन स्कूल का दर्जा दिया गया है। और इसमें सिक्किम में स्थित जो पीएमसी जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है नामची को पूरे पूर्वोत्तर राज्य में ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र शैक्षिक संस्थान घोषित किया गया है। अब ग्रीन स्कूल पुरस्कार 2025 समारोह जो है भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रीन स्कूल प्रोग्राम नेटवर्क के स्कूल इस ऑडिट रिपोर्ट में जमा करते हैं। और इस वर्ष लगभग 10,000 से अधिक स्कूलों ने ग्रीन स्कूल ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें 150 स्कूलों को चयनित किया गया है। तो ग्रीन स्कूल पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन किसने किया था, तो आप देखेंगे तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। ये हमारा पूर्वोत्तर का एकमात्र ग्रीन स्कूल है। उसके बाद आप देखेंगे तो रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में कटौती की गई है। तो आप देखेंगे तो लगभग 5 वर्ष में यह पहली बार कटौती की गई है। लगभग 0.25% जो है रेपो रेट में कटौती की गई है। अब देखिए रेपो रेट होता क्या है, आप देखेंगे तो जो रिजर्व बैंक किसी भी बैंक को क्या करती है, तो लोन देती है। तो यह लिक्विडिटी रेपो रेट पे दी जाती है और इसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी या रिपर्जिंग एग्रीमेंट ये सब क्या किया जाता है, तो आरबीआई के पास रखा जाता है। तो रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को लघु अवधि के लिए दिए जाने वाले ऋण पर जो ब्याज दर लागू करती है उसे रेपो रेट कहते हैं। इसके तहत देखेंगे तो ऋण लेने के लिए ग्राहकों को अपनी सरकारी प्रतिभूतियाँ रिजर्व बैंक के पास क्या करना पड़ता है, तो गिरवी रखना पड़ता है। रिजर्व बैंक के सभी ग्राहक जैसे बैंक हो गया, केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, इनको क्या करता है, रेपो दर के तहत ही ऋण प्राप्त कराता है। तो हाल ही में रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कितनी प्रतिशत कटौती की है, तो 0.25% की कटौती की है। उसके बाद हम देख लेते हैं आर प्रज्ञानंद जी ने जो क्या किया है, तो टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स का खिताब जीता है। और किन्हें हराया है, तो वर्ल्ड चैंपियन जो रहे हमारे डी गोगेस को हराया है और ब्लिट्ज ट्राई ब्रेकर में हराकर यह प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किया है। इससे पहले आप देखेंगे तो विश्वनाथ आनंद 2006 में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने टाटा जो स्टील मास्टर जीतने में क्या किया था, भारतीय बने थे। और यह नीदरलैंड में आयोजित एक वार्षिक शतरंज प्रतियोगिता है। 2011 से इसे टाटा स्टील प्रायोजक इसका रहा है और यह प्रतियोगिता 1938 में शुरू की गई थी और इसे शतरंज का विवल्डम जो है वह कहा जाता है। तो किसने टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता जीती है, तो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। किसे हराया, तो डी गोगेस को हराया है, यह भी पूछा जा सकता है। उसके बाद विश्व फार्माकोपियाज की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक अभी हुई है, नई दिल्ली में हुई है। 5 से 7 फरवरी के बीच में 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई है यह। और इस बैठक में जो है वैश्विक फार्माकोपियास नेताओं, नियामक अधिकारियों और उद्योग हितधारकों के एक मंच प्रदान किया गया है। और जिससे क्या होगा, तो फार्माकोपियास में सहयोग को मजबूत करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने की दिशा में चर्चा होगी। और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसके अनुसार फार्माकोपिया किसी देश में उपयोग की जाने वाली दवाओं के मानकों और गुणवत्ता की विशेषताओं का कानूनी रूप से बाध्यकारी संग्रह होता है। तो हाल ही में विश्व फार्माकोपियास की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो दिल्ली में आयोजित की गई है। अब देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1945 को हुई थी। 194 देश इसके सदस्य हैं और मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके महानिदेशक कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस एडोनम जो घेब्रेयेसस है वह 2017 से इसके महानिदेशक रहे हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस जो है हर साल 7 अप्रैल को WHO के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं परमाणु ऊर्जा मिशन। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की गई है। इसका लक्ष्य क्या रहा है, तो स्मॉल जो मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनके अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देकर परमाणु ऊर्जा की जो क्षमता है उसे बढ़ावा देना। अब इसमें 20,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है और इस मिशन के तहत 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है उनको चालू किया जा सके। वर्ष 2047 तक देखेंगे तो 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की क्षमता और 2070 तक देखेंगे तो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए इमिशन के लिए जो नेट जीरो कार्बन इमिशन है उनके लक्ष्य को पूरे करने के अनुरूप में यह रखा गया है। अब भारत की परमाणु ऊर्जा मौजूदा क्षमता देखेंगे तो 8 गीगावाट है
जिसमें आप देखेंगे तो 23 परमाणु रिएक्टर शामिल है। सरकार का लक्ष्य क्या रहा है, तो 2031-32 तक क्या होगा, तो मौजूदा क्षमता को लगभग 3 गुना करने का उद्देश्य रहा है। 22,800 मेगावाट करना इसका उद्देश्य रहा है। वर्तमान में आप देखेंगे तो भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता है उसकी लगभग 75% को क्या करता है, तो कोयले जैसे पारंपरिक स्रोतों से निर्भर है। इसलिए ऊर्जा मिशन, जो यह परमाणु ऊर्जा मिशन है, यह महत्वपूर्ण स्रोतों के लिए रूप में स्थापित करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं सौर ऊर्जा की क्षमता जो है 100 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। तो यह सौर पैनल, सौर पार्क और रूफटॉप सौर परियोजनाओं जैसी पहलों से उपलब्धि के महत्वपूर्ण योगदान दिया है यह सब। और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना रूफटॉप और ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। वर्ष 2014 में देखेंगे तो मात्र 2.82 गीगावाट की स्थापित और क्षमता थी, और 2025 में यह बढ़कर 100 गीगावाट हो गई है। 100 गीगावाट से ऊपर ही चली गई है। भारत का लक्ष्य है 2030 तक जो है 500 गीगावाट क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा हासिल करने की। और 31 जनवरी 2025 तक भारत में कुल स्थापित क्षमता कितनी हो गई है, तो 100.33 गीगावाट तक पहुंच गई है। दिसंबर 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता 203.18 गीगावाट तक पहुंच गई। यह देखेंगे तो देश के लगभग कुल स्थापित जो बिजली उत्पादन क्षमता है यह 46.3% है। और इसके अतिरिक्त देखेंगे तो 8.18 गीगावाट जो है परमाणु ऊर्जा की स्थापित क्षमता है। और कुल जोड़ेंगे तो गैर जीवाश्म ईंधन से आधारित बिजली उत्पादन क्षमता 211.36 गीगावाट हो गई है, जो लगभग देश की कुल स्थापित क्षमता का लगभग आधा हिस्सा है। तो भारत 2030 तक लक्ष्य स्थापित कितनी गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर लेगा, तो 500 गीगावाट इसकी स्थापित क्षमता है, देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबनी। तो यह पहल जो है देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में चयनित उच्च शिक्षा संस्थानों की छात्राओं के लिए उद्यमशीलता मानसिकता और उसके बाद फिर जो संसाधन और मार्गदर्शक प्रदान कर सशक्त बनाना है ताकि वे सफल उद्यमी बन सकें। भारत सरकार ने कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से जो है असम के मेघालय मिजोरम में यह स्वावलंबनी एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहल इस बात से स्पष्ट रूपरेखा तैयार करता है कि भारतीय महिला नेतृत्व वाले उद्यम हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और उनका विस्तार किया जाए। तो स्वावलंबनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम किसके द्वारा सहयोग से शुरू किया गया है, तो जो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय है उसके और नीति आयोग के सहयोग से जो है यह शुरू किया गया है। अब पहली बार MSDE ने नीति आयोग के साथ मिलकर भारतीय उद्यमिता संस्थान के माध्यम से एक संरचित चरणवार उद्यमशीलता प्रक्रिया शुरू की है। यह पहला मामला है ऐसा। उसके बाद हम देख लेते हैं तो फरवरी के द्वितीय सप्ताह का जो करंट अफेयर्स है आगे हम चर्चा करेंगे। तो फरवरी के जो फर्स्ट वीक है उसकी चर्चा हम कर लिए हैं। वीडियो थोड़ी लेट आई है और आगे भी लेट हो सकती है, लेकिन फरवरी में हम पूरे जो 4 सप्ताह हैं हमारे उनको हम कवर कर लेंगे। वीडियो अच्छे लगी तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।